हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का आपके YouTube चैनल में दोबारा से स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था कि हम घटना चक्र का चैप्टर बाय चैप्टर पर डे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और YouTube पे अपलोड करेंगे। जिस भी व्यक्ति को या जिस भी भाई बंधु को जहाँ पर भी समस्या हो वो उन विषय वस्तु को उठाकर पढ़ें और अपनी समस्या को सॉल्व करें। पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी टॉपिक में आपको समस्या हो वहाँ के प्रश्नों को आप सॉल्व करें और आगे बढ़ें। तो हमने आप लोगों से कहा था कि हम भारत के भूगोल में सामान्य परिचय पॉइंट 1 से पॉइंट 6 तक पढ़े थे। अब दूसरा चैप्टर है हमारा भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे व हिमनद हम पढ़ेंगे। और उसके बाद पठार, तटीय मैदान में पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, द्वीप समूह, लगभग 1 से लेकर 10 टॉपिक भारत के भौतिक विभाजन में पढ़ेंगे। और उसके बाद 10वें टॉपिक में 2 पार्ट और है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। यहाँ तक हम पढ़ेंगे, यानी कि पेज नंबर 22 से लेके पेज नंबर 60 तक, यानी कि 40 पेज आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आइए, आ गया। कहाँ गया भाई? 1 मिनट, असुविधा के लिए आपके खेद है। हाँ, शुरू हो गया। आपका चैप्टर है भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में सबसे पहले है भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में पहला टॉपिक है आपका भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत को किन प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है उसके बारे में पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। तो उसको बोलते हैं पूरा चुंबकत्व, पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। तो प्रश्न आ सकता है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को किसने दिया था? तो आप सभी बताएंगे अल्फ्रेड वेगनर ने। तो ये है, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया। तो प्रश्न यहाँ तक ये आया है अभी तक कि अल्फ्रेड के वेगनर का सिद्धांत क्या है या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया। लेकिन प्रश्न ये आ सकता है, नया प्रश्न यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट है अब, कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रमाणित करने के लिए किस विधि को या किस अध्ययन के आधार पर किया गया? तो पूरा चुंबकीय अध्ययन के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती या मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, जिसको यूरेशियाई प्लेट, से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों में भारतीय तथा यूरेशियाई के बीच स्थित तैथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूर्वी पर्वतीय श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं।
ठीक है, आगे आइए। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भरा गया। इस प्रकार जड़ोल निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। वो मैसेज से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, उसके लिए सॉरी। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा कायांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्सी या आउटलाइनर है। यह एक समतल भूभाग है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाता है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। ठीक, आगे। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार तथा तटीय व द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम में उच्चावच और विवर्तन की प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर तथा उत्तर पूर्व का पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। ठीक, आइए आगे पढ़ते हैं। अब आगे है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिन्स कोयले की प्राप्ति होती है। कोयले में भी 4 प्रकार के कोयले होते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है उसे बिटुमिन कोयला कहते हैं। इनमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न, भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। नंबर 1 उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। इसका होगा उत्तर की ओर। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हर प्रश्न के चारों विकल्प और उसका व्याख्या करेंगे, उसी प्रकार देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका आते हैं, अफ्रीका आते हैं, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ही एक स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड की उत्तर की ओर विस्थापित हुए। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए ज्यूरासिक खंड, ऑप्शन 2 आर्यावर्त, ऑप्शन 3 इंडियाना, ऑप्शन 4 गोंडवाना। तो इसका उत्तर होगा गोंडवाना। भारतीय गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका व्याख्या उपयुक्त में दिया हुआ है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 7, 8। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। भारत को मुख्यतः 4 प्रादेशिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक
आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया एनसीईआरटी के अनुसार। जब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि भारत को कितने उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया, तो आप 6 मारेंगे। लेकिन जब आप सिर्फ इतने पूछे कि भारत को मुख्यतः कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो आप 4 मारेंगे। ये उपभौतिक और प्राकृतिक दोनों शब्द को आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, नहीं तो प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाभर में, तराई में, शिवालिक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी होगा, तराई में। इसका विकल्प देखते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसी प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में यानी कि पाताल तोड़ में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे में पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत के तराई में क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ऑप्शन ए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का विस्तार है। ऑप्शन 2, कश्मीरी घाट की रचना एक समभिन्नति से हुई है। नंबर 3, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त के रूप में हुई है। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोण अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इसमें ऑप्शन ए यानी कि तीनों कथन सही है। मतलब कि पहला कथन संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का भाग है, हाँ बात सही है। कश्मीरी घाट की रचना एक समभिन्नति से हुई है, सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त के रूप में हुई है, सही। और चौथा ऑप्शन गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिश्रयी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप में मालदा गैप के द्वारा पृथक होता है, अतः पहला सही है। दूसरा, कश्मीरी घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है, अतः कथन 2 सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई थी जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष अग्रगर्त पैदा हो गया। अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्माण हुआ, अतः 3 सही है। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः 4 ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ये तो सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगला प्रश्न, हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा हुआ। नहीं 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 नहीं, पूर्वी तट का निर्माण जमाव के कारण हुआ, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी गलत है, तो यही उसका उत्तर होगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहद भंडार पाए जाते हैं, ये बात सही है, तो इसका ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी असत्य है। सुमेलित करिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसका ऑप्शन बी होगा। देख लेते हैं। सॉरी, हम थोड़ा सा सेट करना चाह रहे थे। ये चलिए आइए देखते हैं। एक मिनट सर, हाँ आ गया वापस, आइए देखते हैं। इसमें होगा ए को 3 से मिलाया, मतलब दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस यानी कि आदि नूतन में बना है। अगला ऑप्शन है बी का पश्चिमी घाट उत्तर नूतन में बना है। सी का दूसरा अरावली प्रीकैम्बियन काल में बना हुआ है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी
अत्यंत नूतन काल में बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में, पश्चिमी घाट की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी कि उत्तर नूतन काल में, अरावली पर्वत का निर्माण प्रीकैम्बियन युग में, नर्मदा तप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में बना हुआ है। आइए आगे चलते हैं। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, जहाँ तक है यही होगा न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। आगे देखते हैं क्या दिया है। एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत में सबसे पश्चिम स्थित बिंदु के लिए। तो केरल का कुट्टानाड भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए स्थित है। न्यूनतम ऊंचाई मतलब समुद्र तल से भी ये नीचे है और ये विशेष प्रकार की खेती यानी कि पानी में भी खेती के लिए प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। या केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु, गंगा, असम और मध्य भारत। तो सिंधु आपका मरुस्थल है। सिंधु क्या है? आपका मरुस्थल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन बी रोहतास। देखते हैं, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, जिनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिणी पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? डी गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। इसकी व्याख्या करते हैं, इसको हमने पढ़ा भी था पहले। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, पलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी होती है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है या सर्वाधिक ब्यूटुमिनस प्रकार के कोयले की प्राप्ति होती है। इनमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। पहला टॉपिक खत्म। अब लिखा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावटी दृष्टि से नवीनतम वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। ये पर्वत श्रृंखलाएं मतलब ऐसे ऐसे फोल्डेड, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई यानी और चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करती है या अर्धचंद्राकार कहीं कहीं पर उपयोग होता है इसकी जगह शब्द। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हैं। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अत्यधिक विविधता पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है। क्यों? क्योंकि पूर्वी भाग सकरा है, पश्चिमी भाग चौड़ा है। तो चौड़ा होगा वो दबेगा, जो सकरा होगा वो उठेगा। तो इसी बेसिस पे हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्र में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। जब हम लोग अपने टाइम पे पढ़ते थे तो ऐसे पढ़ते थे। हिमालय को 2 भाग में बांट दिया गया, एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय।
हिमालय को 3 भागों में, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को 3, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब इनमें भी अपना देख लीजिएगा, जैसे जो बांटा है अभी आगे तो पता चल ही जाएगा। आइए, हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, लैटिट्यूडनल विभाजन। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था। इस प्रकार का यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय, महान हिमालय तथा हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग यानी 14 मिलियन वर्ष पूर्व तथा शिवालिक सबसे नवीन श्रेणी का निर्माण पालायोसीन युग में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर मिलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वतीय श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी हिमालय और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति क्या है, तो असिमेट्रिक, जिसको हिंदी में असममित बोलते हैं। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य हिमालय में पीर पांजाल सबसे लंबी श्रेणी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला की महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल में कांगड़ा तथा कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जिसकी औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रेणी से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। निम्न या लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। आप ये सब पढ़ेंगे अभी आगे। ये देखिए, देहरादून, पाटली दून शिवालिक क्षेत्र में गिरपात क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला समतल मैदान को भाभर कहा जाता है। सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी दिखाई पड़ती है। भाभर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम तथा पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाभर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदलीय क्षेत्र फैला हुआ है, जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सिंधु, सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय, इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर
हिमांचल तथा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालयी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता के बीच स्थित नदियों वाले भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, जिसमें दिहांग महाखंडक के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हैं। भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रेणी एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का सबसे बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जल का निर्माण करती हैं। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। ये पूरे वर्ष मनाली और लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती हैं, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO कहते हैं, द्वारा किया गया है तथा यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्या है, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आए हैं पेपर में। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम, थ्रस्ट या भंस या दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर में बढ़ने पर मेन फ्रंट थ्रस्ट MFT मिलता है। MFT के बाद MBT मिलता है। के मध्य उप हिमालय यानी शिवालिक हिमालय का विस्तार है। MBT एवं MCT के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय में CCJ सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है। इसका विस्तार MCT के ऊपर HSC हाइयर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बतीय हिमालय यानी टेथिस HCC एवं HTDS साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके ऊपर सिंधु में सिंधु सांगपो सिचर जोन, इंडो टांगपो सिचर जोन ITSZ अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इस उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण है यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इन क्षेत्रों में प्लेटों के संचालन के कारण भूकंप प्रवण क्षेत्र है। आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न है निम्नलिखित हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ऐसा हो सकता मुझे लग रहा है। बी ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। हाँ, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्यों सही है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये सही है, लेकिन सतत वाहिनी है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक, आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों में उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता। जैसे ये हिमालय है, मान लीजिए ये 4400 मीटर हो गया मीटर, तो 4000 या 4400 मीटर के ऊपर आप जाएंगे तो आपको बर्फ़ मिलेगी, वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी, उसके नीचे आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। और इसके ऊपर यहाँ बर्फ़ ढेर सारी जम गई, गर्मी में बर्फ़ पिघलती है, नदियों में पानी आता है, इसलिए हिमालय क्या हो जाता है, सतत वाहिनी, वहाँ से निकलने वाली नदियाँ। अगला प्रश्न, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ए और आर
सही है, आर की पुष्टि भी करता है, दोनों सही है, जिसकी भी व्याख्या आपने पढ़ी थी, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आगे आइए बी। हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी या धौलाधर श्रेणी। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहद हिमालय श्रेणी। उपयुक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी, ओलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसीन यानी कि 14 मिलियन वर्ष पूर्व तथा शिवालिक सबसे नवीन श्रेणी पलायोसीन युग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल में के विभिन्न युगों में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का अधिकांश संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान इतना सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, तीनों सही है, डी ऑप्शन। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपखंडीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता तथा साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियों का अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हैं। आइए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भाबर कहा जाता है। एक इसमें फॉर्मूला है, भात खाबो। भा से भाबर, ता से तराई, खा से खादर, बा से बांगर। जब हिमालय का आखिरी रेंज यानी कि शिवालिक श्रेणी खत्म होती है तो ये मैदान स्टार्ट होते हैं, उत्तर के विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में सबसे पहले भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद खादर, उसके बाद बांगर। यानी कि भाबर यानी कि बड़े बड़े पत्थर, पानी पत्थर के नीचे से स्पीड से पत्थर भी ढनकते हैं। तराई यानी कि पत्थरों की मात्रा छोटी छोटी, कम पत्थर, पत्थर के ऊपर से पानी का बहाव। खादर और बांगर, जैसे मान लीजिए नदी जा रही है, खादर मतलब समझ लीजिए खाद, जहाँ पे खाद पड़ती हो, तो खादर उपजाऊ होती है जिसको नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और बांगर ऐसा स्थान जहाँ पे कभी एक बार कभी पानी चला गया हो नदी का, दोबारा पानी ना गया हो। तो ये नदी के किनारे का भाग जहाँ पे नदियों से बार बार पानी जाते हैं और उसकी मृदा जलोढ़ उपजाऊ, जीवाश्मों की कमी नहीं होती, वो खादर भाग। और ये नदी के किनारे के ऐसे भाग जो खादर के बाद पाए जाते हैं उन्हें बांगर बोलते हैं, जहाँ पे नदी का पानी नहीं जाता। इस प्रकार से ये है, आगे आएगा इस टाइप के आप लोग समझ लेंगे। बाकी अभी मैं इसे करा दे रहा हूँ, बाद में चैप्टर वाइज चैप्टर डिटेल में मैं कॉपी पे लिख के आप सबको इसको पढ़ाऊँगा टेक्निक से। आप लोग भरोसा रखें, एक भी पॉइंट आप लोग पेपर में मिस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं एक शिक्षक भी हूँ, लेकिन अभी समय के अभाव में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ। बाद में एक एक चैप्टर एक एक सब्जेक्ट का डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं आप सबको। आइए, उप हिमालय क्षेत्र के गिरपात क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु एवं पूर्व में तीस्ता के बीच फैला समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़े हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरपात क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है, अतः विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय, अरावली हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, सॉरी अरावली हिमालय नहीं होगा, अपभ्रंश का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का, सतपुड़ा का। तो इसमें आपका हो जाएगा हिमालय का। हिमालय 3 भाग में है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में। तो सेनोजोइक में।
शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व पालियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई क्या है? शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है, 750 से 1100 मीटर है, 750 से 1300 मीटर है और 750 से 1500 मीटर है। हमने जो पढ़ा था वो 900 से 1100 मीटर है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। आइए देखते हैं व्याख्या क्या है। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच फैला है? इसका भी मैं फार्मूला बता दूंगा। जैसे कि होता ना कि पर्वतों का विभाजन कर दिया ट्रांस हिमालय से हिमालय में, फिर हिमालय को 3 भाग में, वैसे ही नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन। एक फार्मूला है मेरे पास, मतलब मेरा अपना बनाया नहीं, हमने भी कहीं पढ़ा है। सिसका, टी भी, ये हो गया सिंधु, ये हो गया सतलज, ये हो गया काली सिंध, ये हो गया तीस्ता, ये हो गया ब्रह्मपुत्र। सिंधु और सतलज के मध्य कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय पाया जाता है। सतलज और काली सिंध के मध्य, काली सिंध और तीस्ता के मध्य, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य, यहाँ तो असम हिमालय पाया जाएगा, यहाँ पे नेपाल हिमालय पाया जाएगा और यहाँ पे कुमाऊं हिमालय। तो प्रश्न आ गया, सिंधु सतलज के बीच कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलज और काली सिंध के बीच कुमायूं हिमालय, काली सिंध और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन अगर करना है तो आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो आपका यहाँ से बड़े प्रेम से हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, अनुभव है। और जब मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत डिटेल में एक एक चैप्टर कॉपी पे लिखवा के, तो आप यकीन मानिए आपको सारे डाटा क्लास में ही याद हो जाएंगे। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आइए, तो कुमायूं हिमालय में स्थित किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं मैंने बताया था सतलज और काली नदी के मध्य, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता में दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण के भाबर क्षेत्र उदाहरण है। मध्य भूमि स्थित, अंतरा पर्वतीय स्थिति, गिरिपात की स्थिति और आपका ये है अनुसमुद्रिक स्थिति। तो इसका विकल्प होगा गिरिपथ की स्थिति। शिवालिक गिरिपथ प्रदेश में ही पाया जाता है, भाबर के ऊपर। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। अगला प्रश्न, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे गहरे खड्डे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल। निम्नलिखित में से आप क्या देखेंगे? तो मुझे लग रहा है आप सब देखेंगे। उपयुक्त में से चारों ऑप्शन सही। इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू आकार की घाटी, कहीं कहीं भी आकार की घाटी भी पाई जाती है, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, जैसे राकापोसी शिखर जो लद्दाख में पाया जाता है, जो विश्व का सर्वोच्च तीव्र ढाल है। जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृति लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। अब इसमें लिखा है जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को करने लायक है, लेकिन खैर देखते हैं, दिया हुआ है। जब आप ऐसे बनाएंगे, आप इसको 2 भाग में बांटेंगे। एक हिमालय हो गया तो ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये हिमालय। ट्रांस हिमालय 3 टाइप का है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो सबसे पहली श्रेणी काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर। तो ये हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर, ये पीर पांजाल होगा। ये क्रम यही हो सकता है। आइए देखते हैं क्या है।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ये उन्हीं को आ सकता है जिनको मैथिली आती है, और मुझे आती है, इसलिए मैंने बहुत आसानी से देखकर बता दिया कि उसका विकल्प क्या होगा। आप लोग को भी ऐसे ही आ जाएगा। आप लोग क्लास में बने रहिए। जब हम थ्योरी क्लासेस कराएंगे तो थ्योरी क्लासेस में एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल से, एक एक टॉपिक को खोल के उसके सारे अंजर पंजर फिर हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय तो बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, क्योंकि ट्रांस हिमालय और हिमालय, तो हिमालय में तीन हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मध्य हिमालय, रटना है ही नहीं। शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच में या बृहद हिमालय के बीच में। आगे आइए। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। भारत पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार। बी ऑप्शन। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, या शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। क्या कह रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि शिवालिक, मध्य, फिर लघु। तो शिवालिक, लघु, फिर महान, शिवालिक, लघु, फिर महान हो गया। बी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों के सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु तथा मध्य हिमालय है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसमें आपका हो जाएगा विंध्य, शिवालिक, अरावली, अन्नामलाई। तो इसमें आपका हो जाएगा शिवालिक श्रेणी सबसे सबसे नवीन है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ये ध्यान देने योग्य क्या है इसमें? अच्छा, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में। आइए देखते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण में सबसे क्या है? हमने क्या बताया था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। दक्षिण से जास्कर कहाँ पे है? जास्कर। उसके बाद लद्दाख 3 नंबर, जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, फिर काराकोरम। धौलाधर है तो यहाँ रख दो 4 3 2 1, क्योंकि मुझे पता था क्रम। ये जब मैप ऐसे बनेगा तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर इसको ऐसे कर दो। या तो 2 इधर होगा या तो 2 लास्ट में होगा, यही 2 होगा। 4 3 1 2 होगा, या आपका विकल्प होगा 2 4 1 3, इन्हीं में से कोई एक होगा। 3 1। आइए देखते हैं क्या सही है इसमें। ए ऑप्शन। अच्छा, क्या करना था इसमें? शायद हमसे ही गलत हो गया, माफ़ी चाहते हैं। देखें, उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए, और किसके आधार पर करना है? उपरोक्त उच्चावच दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाना था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले धौलाधर श्रेणी, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, और फिर काराकोरम। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। वही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर धौलाधर, ऐसे ऊपर से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? बी ऑप्शन सही होगा। पीर पांजाल, जास्कर श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये आपको मानचित्र से आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का समूह है? तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इसका ऑप्शन बी होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? अजंता, पालकोंडा, कैमूर या पटकोई बूम। तो पटकोई बूम, क्योंकि हिमालय में है, अरुणाचल प्रदेश का भाग है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं। जो प्रायद्वीपीय भाग, पठार का भाग, प्रायद्वीपीय भाग वैसे भी हिमालय से पुराना है। चूँकि भारतीय प्रायद्वीप का पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी पटकाई श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों का संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन बी इसका त्रिपुरा।
पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक, आइए पढ़ते हैं। पीर पांजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो ये आपकी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। पीर पांजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमालय प्रदेश और जम्मू कश्मीर अविभाजित में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। अटल टनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था, सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, मुझे नहीं मालूम, इसका ये होगा। यह हिमालय के पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन डी चारों सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। 9.02 किलोमीटर अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पांजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ऑप्शन ए जास्कर, पश्चिमी पीर पांजाल, लद्दाख तथा पूर्वी पीर पांजाल। तो इसका उत्तर होगा पूर्वी पीर पांजाल। आगे देखते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। लद्दाख जास्कर में, बृहद हिमालय तथा पीर पांजाल, बृहद हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। तो इसका ऑप्शन होगा बृहद हिमालय व पीर पांजाल। इसका ऑप्शन होगा बृहद हिमालय या पीर पांजाल। भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पांजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है, आपने पढ़ा ही था, बृहद हिमालय और पीर पांजाल। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न रिपीटेड है, बस बृहद हिमालय की जगह हिमाद्री का प्रयोग कर दिया है। और पश्चिमी घाट के लिए आप सह्याद्री पढ़ेंगे, तो आगे चल के हिमाद्री और सह्याद्री में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार या शिवालिक श्रेणी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लद्दाख पठार के कुछ भाग जो हैं वो अक्साई चीन के पास हैं। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं में सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के चीन के युद्ध ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारतीय चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है। 8,850। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको विकल्प की जरूरत रही होगी। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से लगभग 8,848 मीटर है, यानी कि लगभग 8,850। नेपाल एवं चीन में माउंट एवरेस्ट को आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है, अतः विकल्प ए के सही उत्तर हैं। हिमालय पर्यायवाची है। महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक हिमालय का या ट्रांस हिमालय का। तो मध्य हिमालय का पर्यायवाची क्या है, हिमालय, या हिमालय का पर्यायवाची मध्य हिमालय। व्याख्या देखते हैं। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 3। पुलिकट ही 2 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपका ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पुलिकट झील है दोनों में। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। आगे, भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र के इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैगून है।
जिसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में कौन में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल। हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम और हिमालय तीनों जगह है। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन पर्वत श्रेणी है? तो बताने की जरूरत नहीं है, हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीन है। आगे, हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, अतः यह दिए गए विकल्पों में नवीन श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नंबर 1 हिमाद्री, नंबर 2 अरावली, नंबर 3 पश्चिमी घाट, नंबर 4 विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल। तो ऑप्शन ए हिमाद्री या महान हिमालय। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है। सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो हो सकता है दोनों सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल। इसमें दोनों सही और ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। पढ़ते हैं इसको, नहीं इसको तो पढ़े थे, चलिए देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र यानी सिस्मिक जोन 4 एवं 5 में आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत के इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है, अतः कथन ए सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंट थ्रस्ट मिलता है। एमएफटी व एमबीटी के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है। एमबीटी एवं एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय, जिसे सीसीजेड भी कहा जाता है, का विस्तार है। अगला प्रश्न, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। तो इसका होगा सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। नंबर 2, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्र जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसका ऑप्शन भी 2 और 3 सही है, बाकी पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान जीवाश्महीन नहीं है, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं चाहे एल्गी ही क्यों न हो, अतः एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम एवं गुफरकाल, बुर्जहोम में एक मानव और उसके कुत्ते के साथ उसको जब दफनाया गया था, आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। गुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 2 और 3 दोनों सही हैं। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा भू आकृति तो आपको कश्मीर हिमालय में ही मिलेगी देखने को। वैसे मुझे पता था, मैंने बता दिया। इसमें उत्तर पूर्वी हिमालय में नहीं, पूर्वी हिमालय में नहीं, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय में नहीं, केवल कश्मीर हिमालय में। आइए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस प्रकार के क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत तिब्बत में होगा। सिक्किम, नेपाल, तिब्बत और उत्तराखंड में से ये तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बत यानी कि चीन क्षेत्र में अवस्थित है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हमने उत्तर की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ पढ़ ली। अब दक्षिण मध्य भारत की पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ियों को पढ़ेंगे। आज हम पहाड़ियाँ निपटाते थे, इसके बाद हम धीरे धीरे और निपटाएंगे। वैसे वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। हमने सोचा था इस वीडियो को, ये चैप्टर पूरा एक वीडियो में निपटाएंगे, जो कि असंभव है। और जब असंभव लग रहा है तो इसको धीरे धीरे यहीं पे डाउन करेंगे। आइए देखते हैं। भारत के वृहद क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति का स्थल है।
जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग में गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार इस पठार के मुख्य दो भाग हैं, मध्य उच्चभूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्रीकैम्बियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट व शेष अवरोध भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। विंध्य, अरावली, सतपुड़ा आदि। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। इन श्रेणियों में उत्तर भारत पर नर्मदा नदी, दक्षिण भारत पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणी इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सर्वसव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अन्नाईमुदी चोटी है। पश्चिमी घाट के दक्षिण सुदूर क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर के तट से समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्स यानी कि ब्लैक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसौलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंड एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट मुख्य बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेफाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नल्लामलाई पर्वत या पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी यानी कि जो उड़ीसा में से निकलती है, बहती है, से नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जावेदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित है। दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तोडा जनजाति यही निवास करती है, यानी कि तमिलनाडु में। अन्नामलाई पर्वत केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुदी है। नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु एवं केरल एवं कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची या कार्डमम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है।
अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। अब इससे प्रश्नों की व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा। तो अरावली। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है। भारत में निम्नलिखित में से पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुराना है? अरावली, सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी। तो आपका हो जाएगा अरावली। निम्नलिखित पर्वत में से कौन सी पर्वत भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है? तो अरावली। प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी क्या है? अरावली है। देखिए, कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। अरावली श्रेणी की अनुमानित वर्ष कितना है? लगभग 570 है। 600 से 570 बताया था। निम्न देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? भारत में अगर कोई सबसे प्राचीन है तो भारतीय प्रायद्वीप, क्योंकि ये अफ्रीका से कट के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता गया, यूरेशियन प्लेट से टकरा गया था, इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण यानी कि अवशिष्ट पर्वत का? हिमालय, एटना, किलिमंजारो, अरावली। तो आपका अरावली हो जाएगा। देखते हैं क्या। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुदी, दोदाबेट्टा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो आपकी अन्नाईमुदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुदी पर्वत पर, अन्नाईमुदी या अनामुदी, दक्षिण भारत, ये भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय मतलब ऐसे, आप उसमें हिमालय नहीं शामिल करेंगे। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? अन्नाईमुदी। आपने अभी पढ़ा था अन्नाईमुदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए? अन्नाईमुदी। किस पर्वत श्रेणी पे पूछेगा तो ये भी हो जाएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ये नर्मदा नदी बह रही है, ये ताप्ती नदी बह रही है, बीच में सतपुड़ा पहाड़ी है। तो सतपुड़ा पहाड़ी को या पहाड़ को हम ब्लॉक माउंटेन क्यों कहते हैं? ये दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी 3 भाग में बटी हुई है और इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो आप आगे पढ़ेंगे। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणी 2 नदियों के मध्य स्थित है, अतः विकल्प भी सही है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा होगा? अब इसका भाई विकल्प देखने के बाद ही बताया जा सकता है। इसका विकल्प सी होगा, उत्तर से दक्षिण। उत्तर में सबसे पहले आपकी अन्नामलाई, फिर नल्ला मलाई होगी, नल्ला मलाई है नहीं। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ होगी, जावदी पहाड़ियाँ होगी, फिर नल्ला मलाई पहाड़ियाँ होंगी। सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, ये नहीं। सबसे पहले नल्ला मलाई पहाड़ी, फिर जावदी पहाड़ी, फिर नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी। आइए देखते हैं। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है। ये इसको ऐसे बनाते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य आपका हो गया नल्ला मलाई पर्वत। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित हैं। जावेदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों के क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटने के क्रम में अवस्थित है। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा। आगे आइए। निम्नलिखित में से उच्चावत आकृतियों को ध्यान दीजिए तथा उपरोक्त उच्चावत आकृति के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर इनको लिखिए। देखिए, पश्चिम में सबसे पहले कौन सा है? महादेव पहाड़ी, फिर मैकाल पहाड़ी, फिर छोटा नागपुर, फिर खासी। तो महादेव पहाड़ी ये हो गया, मैकाल पहाड़ी ये हो गया, फिर छोटा नागपुर ये हो गया, फिर खासी, ये गारो खासी जयंती। ऐसे पश्चिम से ऐसे बढ़ता जाएगा। पढ़ते हैं।
प्रश्न में दिए गए उच्चावच आकृति एवं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम। सबसे महादेव पर्वत श्रेणी, महाकाल पर्वत श्रेणी, छोटा नागपुर पर्वत श्रेणी, खासी पर्वत श्रेणी। महादेव महाकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। इससे पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी है, उसके बाद मालदा गैप, उसके बाद फिर क्या आएगा, खासी पहाड़ियाँ आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट से मिलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नी। ए और ए से मिलेगा, यहाँ एक गाढ़ बनेगी, इसको नीलगिरी बोलते हैं। तो पालनी, अन्नायमुदी, सेवराय, नीलगिरी। तो इसका ऑप्शन सी नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी को दोदा बेट्टा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की नहीं, इसको बोलेंगे नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा चोटी है किसकी सबसे ऊंची चोटी? नीलगिरी की, भी हमने आपको बताया था। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का जन्म होता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलने पर नीलगिरी पहाड़ी का जन्म होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों राज्य में है? तो एक ही ऑप्शन हो सकता है नीलगिरी, क्योंकि आप ऐसे बनाएंगे तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो यहाँ पे तीनों के स्थित है। यहीं पे आगे कार्डमम पहाड़ी है जहाँ पे इलायची होती है। नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत तो सबसे ज़्यादा भाग इसको तमिलनाडु में कह सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है तमिलनाडु। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल से बम्बई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत, वैज्ञानिक के नाम पर। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्री पर्वत श्रेणी की खोज की है, जिनमें से एक हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महावैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन पर्वत सागर रखा गया है, जो अन्य 2 नाम पनिक्कर व वाडिया के नाम से रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये बिल्कुल सही इसका है। पश्चिमी घाट जो है उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है, ये बात सही है। पश्चिमी घाट में अन्नायमुदी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं, जबकि ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। सबसे पहले नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती है, तो सही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों में मानी जाती है, ये भी सही है। रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं? जैसे कि पहाड़ है, नदियाँ यहाँ से बह रही हैं और इनको काट के बहें और अपना मार्ग परिवर्तित न करें, रिफ्ट घाटी हो गया, मतलब पुरानी घाटी में बहना। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अन्नायमुदी चोटी है, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन भी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार कथन भी सत्य है। 2 समानांतर भागों में फैलाव से रिफ्ट घाटी या गार्बन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती। नर्मदा, दामोदर, ताप्ती नदियाँ रिफ्ट घाटी के उदाहरण में है। एक ऑप्शन आता है समानता का, एक टॉपिक आता है, प्रश्न पूछेगा पश्चिमी घाट या बंगाल या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। समानता, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, पेरियार, ये सब नदियाँ जो हैं आपकी पश्चिमी घाट से गिरती हैं, पश्चिमी घाट में, अरब सागर में। आगे आइए देखते हैं, इसमें दिया हुआ है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, अजंता। अजंता केवल महाराष्ट्र में। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। अन्य का विस्तार एक से अधिक में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को कहते हैं। महाराष्ट्र या कर्नाटक जो ये वाला क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे नीलगिरी नहीं, सह्याद्री हाँ, दक्कन नहीं। ठीक, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। फिर इसको 2 भाग में बांटेंगे पश्चिमी घाट को, तो ये उत्तरी सह्याद्री है, दक्षिणी सह्याद्री। सिर्फ पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम कहीं कलसुबाई है, कहीं महाबलेश्वर है। देखते हैं आगे विकल्प में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित
दिए गए कूट में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में लिखिए। दक्षिण से उत्तर नागा पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, पीर पंजाल, सतमाला। आइए देखते हैं इसमें विकल्प क्या दिया हुआ है। बी ऑप्शन, दक्षिण से उत्तर। तो नंबर 1 पे सतमाला आती है, नंबर 2 पे कैमूर पहाड़ी, नंबर 3 पे पीर पंजाल, नंबर 4 पे नागा पहाड़ी, नागा या नंगा पहाड़ी। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर में बढ़ते हुए क्रम में सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश के से बिहार में, नागा पहाड़ी भारत में हमार सीमा पर है, पीर पांजाल जम्मू कश्मीर सीमा पर है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है उस राज्य का क्या नाम है? कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी हिस्से एवं तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की अगर बात की जाएगी तो नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कड़मम है, नल्लामलाई है। तो ऑप्शन हो जाएगा कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यह एक इलायची का अत्यधिक उत्पाद होता है, जिसके कारण इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। शिवराय पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। जावदी, शिवराय ये दोनों आपके तमिलनाडु में मिलेंगे। तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडवा पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी। तो ऑप्शन सी मांडवा पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं स्थित, बाकी उपयुक्त तो तीनों महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ी या पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में जब फैली हैं, जबकि मांडवा पहाड़ी गुजरात राज्य में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मांडवा पहाड़ी महाराष्ट्र में न होकर के गुजरात में, बाकी सब सही है। गड़जात उड़ीसा में सही है, नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में सही है, शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में सही है। मांडवा पहाड़ी गुजरात में है जहाँ तक हम जान रहे हैं। मांडवा पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र राज्य में, अतः विकल्प भी सुमेलित नहीं है। कार्डमम पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर में है, चौथा सही है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है, ठीक है। कैमूर पहाड़ी कोंकण तट पे है, ये कुछ बच नहीं रहा। कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पे है, हाँ कह सकते हैं। ऑप्शन सी 3 और 4, 3 और 4 सही है, दोनों गलत है। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर में सही है, महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है, सही है। कार्डमम पहाड़ी केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट रेखा को दिया गया है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत के असम में है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। महादेव पहाड़ी भाग है सतपुड़ा का, विंध्य का, पश्चिम घाट का, इनमें से कोई नहीं तो सतपुड़ा का। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। धूपगढ़ चोटी सबसे है सतपुड़ा रेंज की, मैकाल की, विंध्य रेंज की। तो हमने आपको पहले ही बताया था, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है, जहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है बहुत अच्छा सा। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा यह एक पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? धूपगढ़ी पंचमढ़ी में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? विंध्य का, सतपुड़ा का, सह्याद्री का या मैकाल का? तो रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है, पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित उत्तर प्रतांग में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण था। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता दें, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम महेंद्रगिरी पर्वत है या महेंद्र पर्वत है। तो आप यहाँ से प्रश्न तैयार। पारस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 किलोमीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। गारो खासी जयंतिया, तो सबसे पहले गारो मेघालय में है, मिरी आपका अरुणाचल में है, कोल्लई मलाल आपका तमिलनाडु में है, डालमा झारखंड में है। ये देखते हैं यही सही है।
गारो मेघालय में सही है, मिरी अरुणाचल में सही है, कोलाईमलांग तमिलनाडु में सही है, दलमा झारखंड में सही है। ठीक है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भ्रंतोस पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, इसकी उत्तराखंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों सही है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने पर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। यह भ्रंतोस पर्वत है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर के अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमाया क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट व नाइस से निर्मित है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई, बूदी, पलानी व अमरकंटक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पलानी पहाड़ी पर कोडाईकनाल स्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी पहाड़ी में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? मुकुंदरा पहाड़ी, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत। तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ के बीच स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? तो मधुगुल्ला गोंडा, सिकरामा गट्टा, सलहेरा या गलीकोंडा। तो ऑप्शन बी सलहेरा। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत के मुख्य भूमि से पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सिकरामा गट्टा उड़ीसा में, मादुगुल्ला कोंडा आंध्र प्रदेश में आते हैं। सलहेरा चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। इसका उत्तर सीधे देखते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। केरल राज्य में अन्नाईमुदी है, नागालैंड में सरामती है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, तमिलनाडु में दोदाबेट्टा है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में कौन सा क्रम सही है? सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। ऑप्शन बी इसमें सही है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ तथा मैकाल की पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी का क्या नाम है? अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम, सेवराय या तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, जहाँ तक मैं ऑप्शन सी कार्डमम। कन्याकुमारी से सटा क्योंकि कार्डमम सबसे दक्षिण पहाड़ी है भारत की, ये भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसका लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ एक स्थलाकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदाबेट्टा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नंबर 1 पे अनाईमुदी अन्नामलाई पर्वत पर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुदी अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियाँ, इसका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह कार्डमम पहाड़ी कन्याकुमारी से सटा हुआ है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो ऑप्शन डी गिरनार में। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय का बागान है। कानन देव पहाड़ी भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के लिए अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। अतः प्रश्न का उत्तर का विकल्प डी होगा। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? भारत के भौतिक विभाजन में हमको 10 टॉपिक पढ़ना है। 10 टॉपिक में से हमने सिर्फ आज आपके सामने 3 टॉपिक पढ़े हैं। उत्तर का पर्वतीय, पूर्वोत्तर का पर्वतीय, प्रायद्वीपीय और थोड़ा सा मैदान के बारे में पढ़ा है। मैदान में पूरा मैदान है, भाबर, तराई, खादर और पांगर। कल से हम चोटी से पेज नंबर 34 से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आप लोगों को ये चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कराएंगे, फिर इसका थ्योरी कराएंगे। आप लोग इस पर सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आप लोगों को कभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप वीडियो को डिसलाइक करिए और नीचे अपना कमेंट छोड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और आप लोगों के सुझाव से ही हम धीरे धीरे सीखेंगे और उन चीज़ों में सुधार करेंगे जो हमें करना है।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।